हेलो गाइज, मैं निखिल कुमार। आप देख रहे हैं कंसेप्ट लर्निंग। तो भाई 10वीं वालों के लिए आ चुका है तुम्हारा सरप्राइज रिवील हो चुका है। 10वीं बोर्ड्स के प्रेप की वीडियो आ चुकी है। पुराना वीडियो था वो मैंने डिलीट कर दिया, उसमें ऑडियो नहीं था, उसमें ये नहीं था। कंटेंट सेम रहेगा बट और भी ज़्यादा तरीके से उसे प्रेजेंट किया जाएगा गाइस, ठीक है। 10वीं के बोर्ड्स की प्रेप। अब 10वीं के बोर्ड्स की प्रेप थोड़ा सीरियस हो जाओ भाई। 10वीं के बोर्ड्स की प्रेप के लिए आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। देखो, आधे से ज़्यादा बच्चे होते हैं जो सिलेबस कंप्लीट करके ही नहीं जाते। इनफैक्ट मैंने सिलेबस कंप्लीट किया था, बस रिवाइज नहीं किया था, ठीक है। लेकिन सिलेबस कंप्लीशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं स्टूडेंट को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूँ। एक, पहले वो जो अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, उसको मैंने ग्रुप ए में डाल दिया। उसको मैंने जो अपना सिलेबस साथ साथ कंप्लीट करके चल रहे हैं उनको मैंने ग्रुप ए में डाल दिया, ठीक है। और जो अपना सिलेबस प्लस रिवीजन साथ साथ लेके चल रहे हैं, मतलब एक चैप्टर कंप्लीट किया उसको रिवाइज किया, एक चैप्टर कंप्लीट है उसको रिवाइज किया, या फिर आप सिर्फ चैप्टर पे चैप्टर कंप्लीट करते जा रहे हो। अगर आप सिर्फ चैप्टर पे चैप्टर कंप्लीट करते जा रहे हो तो आप ग्रुप ए में आ जाओगे। अगर आप चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो फिर रिवाइज कर रहे हो, फिर चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो फिर रिवाइज कर रहे हो। रिवीजन कैसे भी हो सकता है, थ्रू टेस्ट, थ्रू आपके टेक्स्ट बुक्स, थ्रू एक्टिव रिकॉल, जैसे भी आप ग्रुप बी में आ जाओगे। अब तुम्हारे 10th बोर्ड्स के प्रेप पे 4 फेजेस होते हैं, ठीक है। द फर्स्ट इज़ द इनिशियल 10th फेज। इनिशियल 10th फेज कौन सा, जो अप्रैल से सितंबर तक आता है, वो तो है तुम्हारा इनिशियल 10th का फेज। अब ये वीडियो डालना ऑब्वियसली थोड़ा लेट हो चुका हूँ मैं, सितंबर ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। उसमें क्या करना, ग्रुप ए वाले जो सिर्फ सिलेबस लेके चल रहे थे, वो अपना सिलेबस कृपया करके कंप्लीट कर दे। कहाँ से सिलेबस कंप्लीट कर दें, तो एन सी आर टी, कोई रेफरेंस छूने की ज़रूरत नहीं है। 10वीं के लिए कोई रेफरेंस छूने की ज़रूरत नहीं है। 10वीं बोर्ड्स के लिए, दोबारा बोल रहा हूँ, 10वीं बोर्ड्स के लिए कोई रेफरेंस छूने की ज़रूरत नहीं है। रेफरेंस कौन से केस में छू सकते हो, एक, आप फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, दूसरा आप NTSC देना चाहते हो, तीसरा आप कोई ओलंपियाड देना चाहते हो। बाकी 10वीं के बोर्ड्स के लिए कोई भी रेफरेंस नहीं चाहिए। एक ही किताब से तुम्हें पढ़ना है साल भर। क्या है वो, NCERT और NCERT, ठीक है। तो ग्रुप ए वाले जो सिर्फ अपना सिलेबस लेके चल रहे थे, वो अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। कहाँ से करेंगे, NCERT से करेंगे। ग्रुप बी वाले जो है, जो सिलेबस प्लस रिवीजन लेके चल रहे थे, वो अपना मैक्सिमम सिलेबस कवर कर लेना सितंबर के अंडर में, ठीक है। उसके बाद आता है कंसोलिडेशन अप्रोचिंग फेज। मिड अक्टूबर से मिड दिसंबर का समय इस कंसोलिडेशन अप्रोचिंग फेज। कंसोलिडेट मतलब आप धीरे धीरे चीज़ों को भी समेटोगे, धीरे धीरे आप क्या चीज़ों को समेटोगे। ग्रुप ए वालों का क्या है, सिलेबस तो कंप्लीट है भाई, तो टेस्ट देना शुरू कर दो। अब वो टेस्ट पार्ट टेस्ट भी हो सकता है, वो टेस्ट फुल सिलेबस टेस्ट भी हो सकते हैं, वो बिल्कुल आपकी मर्जी। आप कौन से टेस्ट देना चाहो, पार्ट टेस्ट देना चाहो पार्ट टेस्ट दे सकते हो, फुल टेस्ट देना चाहो फुल सिलेबस टेस्ट जो है वो दे सकते हो, ठीक है। अब ग्रुप बी वालों को क्या करना है, ग्रुप बी वालों को करना ये है कि रिमेनिंग सिलेबस अपना कंप्लीट कर देना है बाय मिड नवंबर। सो ग्रुप बी वाले क्या, तो ग्रुप ए वाले क्या करेंगे, ग्रुप ए वाले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे अप्रैल सितंबर तक, और ग्रुप बी वाले अपना मैक्सिमम सिलेबस कवर कर लेंगे। ग्रुप ए वाले मिड अक्टूबर से मिड दिसंबर तक सिर्फ टेस्ट देंगे, पार्ट टेस्ट देंगे, फुल सिलेबस टेस्ट देंगे, उनकी जो मर्जी वो टेस्ट देंगे वो। लेकिन पार्ट टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, फुल सिलेबस टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो मोस्टली आप प्रेफर करना कि जब आपका दिसंबर तक आ जाए ना, तो आप तब फुल सिलेबस टेस्ट देना शुरू कर दो। ग्रुप बी वाले क्या करेंगे, ग्रुप बी वाले अपना जो बाकी बचा हुआ सिलेबस, आपने मैक्सिमम तो कवर कर लिया, जो बाकी बचा हुआ सिलेबस है वो मिड नवंबर पे आके कंप्लीट कर लेना। अब मिड नवंबर से मिड दिसंबर तक ग्रुप बी वाले क्या करेंगे, सिर्फ टेस्ट देंगे। मिड नवंबर से मिड दिसंबर तक ग्रुप बी वाले क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट देंगे और टेस्ट पे ध्यान देंगे। अब ऐसा क्यों है कि देखो, ग्रुप ए वालों ने क्या किया, ग्रुप ए वालों ने अप्रैल से सितंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, मिड अक्टूबर से मिड दिसंबर तक टेस्ट दे दिया। ग्रुप बी वालों ने क्या किया, अपना सिलेबस कंप्लीट किया और रिवाइज करते साथ साथ में चले, और मिड नवंबर से मिड दिसंबर तक टेस्ट दे दिया। अब ग्रुप ए वाले क्या है, वो टेस्ट से रिवाइज कर रहे हैं, और ग्रुप बी वाले वो डायरेक्टली रिवाइज कर रहे थे। तो अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो तो मिड दिसंबर आते आते ग्रुप ए वाले इस लेवल पे हैं, ग्रुप बी वाले इस लेवल पे हैं, तो वो दोनों सेम लेवल पे आ जाएंगे। और इसके बाद मतलब मिड दिसंबर के बाद दोनों को ही सेम स्ट्रैटेजी लेके चलनी है, कोई अलग स्ट्रैटेजी नहीं है दोनों के लिए। अब दोनों को ही सेम स्ट्रैटेजी लेके चलनी है मिड दिसंबर के बाद। मिड दिसंबर तक मैं चाहता हूँ कि ग्रुप ए वाले और ग्रुप बी वाले जो हैं वो सेम लेवल पे आ जाए। ग्रुप ए वालों का सिलेबस कंप्लीट हो रखा, रिवाइज हो रखा, टेस्ट दे रखे। ग्रुप बी वालों का सिलेबस कंप्लीट हो रखा, रिवाइज हो रखा, टेस्ट दे रखे। ये तीनों चीज़ें आपकी मिड दिसंबर तक खत्म हो जानी चाहिए। मिड दिसंबर के बाद
या फिर जनवरी, नया साल जब आएगा, उसमें आपको कोई नया कंटेंट नहीं पढ़ना है। जो आपने पढ़ रखा है उसी को बार 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 रिवाइज करना है। फिर आ जाता है आपका कंसोलिडेशन फेज, जो आ जाता है आपका मिड दिसंबर से मिड फरवरी तक। मिड दिसंबर से मिड फरवरी तक आ जाता है आपको कंसोलिडेशन फेज। इसमें आपको क्या करना है, रिवीजन होना चाहिए भाई, इसमें तगड़ा वाला रिवीजन होना चाहिए। और ऐसा वैसा रिवीजन नहीं, रिवीजन होना चाहिए 5 टाइम एटलीस्ट बोल रहा हूँ मैं, 5 बार आपको रिवाइज करना है। और वो भी कैसा रिवीजन होना चाहिए, इफेक्टिव रिवीजन होना चाहिए। वो भी कैसा रिवीजन होना चाहिए, इफेक्टिव। ऐसा नहीं कि बस किताब खोल के बैठ गए हैं और कुछ कर ही नहीं रहे। मिड दिसंबर से मिड फरवरी तक आपको क्या करना है, आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आपने टेस्ट दे रखा, आपने रिवाइज कर लिया। अब आपको चीज़ें याद रखनी आनी चाहिए। चीज़ें देखो, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम्स इज एग्जाम ऑफ मेमोरी। वो आपकी मेमोरी टेस्ट करता है। एप्लीकेशन बेस्ड, हाँ, मैथ्स में, फिजिक्स में थोड़ी थोड़ी टेस्ट करता है, बट बाकी सब्जेक्ट्स आप देखोगे सारी मेमोरी बेस्ड है। आपकी मेमोरी ही टेस्ट होगी। मेमोरी बिल्ड कैसे करोगे आप, मिड दिसंबर से मिड फरवरी तक आप चीज़ें याद रखना शुरू कर दो भाई, चीज़ें याद रखना शुरू कर दो। तुम्हें पूछेगा गांधी जी इस साल में क्या हुआ था, अब अगर याद ही नहीं है तो कैसे बताओगे, कहाँ लॉजिक लगाओगे उसमें। तो चीज़ें याद रखना शुरू कर दो। बैंक का जो चेक होता है, इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर था आपका मनी कुछ करके, बैंक का जो चेक होता है उसके फ्रंट पे क्या होता है, उसका डिज़ाइन कैसे होता है, उसका आउटलुक कैसे होता है, तो वो चीज़ें आप याद रखना शुरू कर दो बाय मिड दिसंबर एंड मिड फरवरी। यहाँ पे आप और नया कंटेंट नहीं पढ़ोगे, यहाँ पे बस आप रिवाइज करोगे 5 बार, एटलीस्ट 5 बार, एटमोस्ट आप जितनी बार जा सकते हो। इफ़ेक्टिव तरीके से रिवीजन होनी चाहिए और यहाँ पे चीज़ों को याद रखना शुरू कर दो। यहाँ पे आपने अगर चीज़ों को याद रखना शुरू नहीं किया है तो आप चीज़ों को याद रखना शुरू कर दो। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या आ जाती है, फेज़ 2 और फेज़ 3 जो होते हैं हमारे कंसोलिडेशन अप्रोचिंग फेज़, और एक होता है हमारा कंसोलिडेशन फेज़ मिड अक्टूबर से मिड फरवरी। ये जो फेज़ होता है ना, यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन का लेवल यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है, बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं होता। मैं खुद अपनी बात करूँ तो मैं दिन के 5 से 6 घंटा सिर्फ डिस्ट्रैक्शन को देता था इसी पीरियड में। 5 से 6 घंटा, मेरे कुछ दोस्त भी थे वो 5 से 6 घंटा एवरी डे। ये 1-2 दिन की बात नहीं, एवरी डे हम 5 से 6 घंटा अपना बर्बाद करते थे बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आप डिस्ट्रैक्शन ख़त्म करें तो नहीं, आप डिस्ट्रैक्शन क्या करो, आप रिड्यूस करो डिस्ट्रैक्शन को। आप उसको ख़त्म मत करो। हाँ, ख़त्म करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, आप उसको रिड्यूस करो कितने, 2 से 3 घंटे प्रतिदिन। 2 से 3 घंटे आप दे रहे हो डिस्ट्रैक्शन को, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 5 से 6 घंटा वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो आप 2 से 3 घंटा आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, ये नेचर का रूल है। यहाँ पे बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा, मिड अक्टूबर से मिड फरवरी आपको बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा। 2 से 3 घंटा आपको डिस्ट्रैक्शन को देना है, 5 से 6 घंटा आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे होगे। रिड्यूस करो हल्का हल्का। एक दिन में आप मतलब 5 घंटे का फ़ोन यूज़ किया और दूसरे दिन में 3 घंटे फ़ोन यूज़ करूँगा, डायरेक्ट नहीं करना, धीरे धीरे। पहले 10 मिनट कमाओ, फिर 10 मिनट कमाओ, फिर 10 मिनट, फिर एवरी वीक आप 10 मिनट कमाओगे तो आपके 6 वीक्स मतलब 1.5 मंथ्स में आपका 1 घंटा कम जाएगा। 1 घंटा हर एक दिन, 1 घंटा हर एक दिन, 30 घंटे तुमको ज़्यादा मिलेंगे। अब जो 2 से 3 घंटा तुमने किया उसको घटाने में तुम्हारा जो टाइम निकल गया आया, ठीक है ना, उसको पढ़ाई के लिए यूज़ मत करना भाई। यूज़ इट फॉर डूइंग अदर ग्रेट थिंग्स। कैसी, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गई, आपकी कोई हॉबी हो गई, आपकी कोई कुछ भी हो गया, कुछ भी आप साइड कुछ करना चाहते हो। बहुत लोग आजकल साइड हसल में घुस रहे हैं, तो वो भी सही है। आप कुछ भी साइड अपना करना चाहते हो, आपको कोई हॉबी हो गया, आपको कोई इंटरेस्ट हो गया, आपको कुछ कोर्सेज सीखने हैं, आपको कुछ कोडिंग करनी है, जो भी करना हो, डिस्ट्रैक्शन का जो टाइम निकल के आता है उसको स्टडीज़ के लिए यूज़ मत करना, उसको अपने पर्सनल बेनिफिट, अपनी लेवल बढ़ाने के लिए करना। उसको अपनी, शायद आप किसी कोर्स में इंटरेस्टेड हो, या फिर आप किसी टॉपिक में इंटरेस्टेड हो, या फिर आप किसी स्किल में इंटरेस्टेड हो, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ट्राई टू कंप्लीट सिलेबस बाय जनवरी, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होंगी, आपको रिड्यूस करना है, टाइम भी आपको रिड्यूस करना है। सिलेबस जनवरी के दौरान कंप्लीट करने की कोशिश करो, ठीक है। अब मैं थोड़ा समराइज़ कर देता हूँ। अप्रैल से सितंबर तक ग्रुप ए वाले सिलेबस कवर करेंगे, ग्रुप बी वाले मैक्सिमम सिलेबस कवर करेंगे। फिर सितंबर मतलब मिड अक्टूबर से मिड दिसंबर तक क्या करेंगे, ग्रुप ए वाले टेस्ट देंगे, ग्रुप बी वाले अपना सिलेबस मिड और नवंबर तक कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद भी वो लोग टेस्ट देंगे। अब ये दोनों सेम लेवल पे आ चुके हैं। मिड दिसंबर से मिड फरवरी, मिड दिसंबर से मिड फरवरी,
कौन सा फेज़ होता है आपका भाई, कौन सा फेज़ होता है, वो फेज़ होता है कंसोलिडेशन। अप्रोचिंग फेज़ नहीं होता, वो कंसोलिडेशन फेज़ होता है। वहाँ पे आपको रिवाइज़ करना है 5 से 6 बार एटलीस्ट, और इफेक्टिव तरीके से रिवाइज़ करना है, ये इस वीडियो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका रैपिड रिव्यू फेज़, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज़, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज़ ऑफ प्रिपरेशन इज रैपिड रिव्यू फेज़। ये फेज़ आता कब है? इट इज़ 7 to 10 days बिफोर एग्जाम्स, 7 to 10 days बिफोर एग्जाम्स, 7 से 10 दिन एग्ज़ाम के पहले आपका आता है रैपिड रिव्यू फेज़। अब रैपिड रिव्यू फेज़ के लिए आपको कुछ प्री प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। क्या प्री प्रिपरेशन है वो देखो। आपको प्री प्रिपेयर करना पड़ेगा, मतलब रैपिड रिव्यू फेज़ जब आएगा उसके पहले आपको 4 चीज़ें रेडी रखनी है। क्या, कौन सी 4 चीज़ें? रिवीजन मटेरियल। आपको एक रिवीजन मटेरियल आपका रेडी रखना है और उसी रिवीजन मटेरियल को आपको रिवाइज करना है एटलीस्ट 4 बार। एग्जाम से 7 से 10 दिन पहले आपको रिवीजन मटेरियल रेडी रखना है, उसी रिवीजन मटेरियल को आपको रिवाइज करना है एटलीस्ट 4 बार, एटलीस्ट एटमोस्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो रिवीजन मटेरियल कौन से होगी? एक तो माइंड मैप्स हो गई आपकी, एक तो फॉर्मूला शीट्स हो गई, एक तो फ्लो चार्ट्स हो गई, और एक तो शॉर्ट नोट्स हो गई। अब माइंड मैप्स तुम्हारे कहाँ काम आएंगे? माइंड मैप्स तुम्हारे जो तुम्हारे थोड़े हल्के से कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट हैं, हल्के से कॉन्सेप्ट प्लस थ्योरी जहाँ पे है, या फिर कोई इवेंट्स हो गया उसमें माइंड मैप्स तुम्हारे काम में आएंगे। फॉर्मूला शीट्स तुम्हारी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में आएगी इक्वेशन वाली शीट, बायोलॉजी में आएगी तुम्हारे चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स तुम्हारे बायोलॉजी में काम करेंगे। फ्लो चार्ट्स तुम्हें फिजिक्स बोल रहा हूँ, सिविक्स, हिस्ट्री, कहीं पे भी, SST में भी काम आएंगे। शॉर्ट नोट जो है वो लिटरेचर सब्जेक्ट्स के लिए बहुत काम आते हैं। आपकी इंग्लिश होगी, आपकी हिंदी होगी, आपकी संस्कृत होगी, या फिर आपका कोई अगर रीजनल लैंग्वेज भी है, जैसे हिंदी, जैसे मराठी होगी, जैसे बंगाली हो गया, आपका कोई रीजनल लैंग्वेज भी है, तो इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत। इफेक्टिव लिटरेचर सब्जेक्ट्स के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको चीज़ें याद रखनी पड़ती है कि ये स्टोरी में हुआ, ठीक है। तो इफेक्टिव तरीके से आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, उसी को आपको रिवाइज करना है। ये जो माइंड मैप्स आप बना रहे हैं, ये जो फॉर्मूला शीट्स आप बना रहे हैं, ये फ्लो चार्ट्स आप बना रहे हैं, ये शॉर्ट नोट्स आप बना रहे हैं, इन्हीं को आपको रिवाइज करना है एटलीस्ट 4 बार। तो जाओ भाई, पढ़ लो। अब क्या देख रहे हो, सब तो बता दिया।